नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी। हमारा टॉपिक चल रहा था दक्षिण भारत की गायन शैलियों का, तो उसमें कुछ शैलियां हमने पढ़ ली थी और हमारी अगली शैली है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रागम। देखिए, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों के आधार पर राग में लगने वाले स्वरों का विस्तार पूर्वक गायन वादन करना ही रागम या राग आलाप कहता है। मतलब जो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों के आधार पर रागों में स्वर लगते हैं उनके गायन वादन की प्रक्रिया रागम या राग आलापना कहलाता है। राग के स्वरों को गाते व बजाते समय उसके प्रारंभिक स्वर पर न्यास किया जाता है। जब भी राग के स्वरों को गाते हैं तो उसके जो प्रारंभिक स्वर हैं उन पर न्यास किया जाता है। इसलिए राग के जो प्रारंभिक स्वर हैं उनको कहते हैं लीनक, यानी लीनक पर न्यास किया जाता है। राग की प्रस्तुतिकरण का ढंग लीनक स्वर पर गाने बजाने की प्रक्रिया के पश्चात कलाकार द्वारा राग को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना कलाकार की कला व कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। परंतु कलाकार को इसके साथ साथ राग के आरोह अवरोह रूप व राग को अभिव्यक्त करने वाले स्वरों को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राग आकर्षक हो सकता है और शीघ्र अभिव्यक्त होता है। जब कलाकार लीनक पर न्यास करता है, ठीक है, उसको प्रस्तुत करने का उसका जो ढंग है वो आकर्षक होना चाहिए। मतलब उसकी जो कला है, उसकी जो कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है, वो उसको कितना आकर्षक बनाता है, उसके आरोह अवरोह को, उसके रूप को कैसे अभिव्यक्त कर पाता है, उसके स्वरों को कितना ध्यान से लगा पाता है, ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ही जो राग है वो आकर्षक बनते हैं और श्रोताओं तक जो है हम इजीली पहुंच पाते हैं। इस प्रकार स्वरों का गायन शास्त्रीय क्रमानुसार करते हुए तार सा पर पहुंचने के पश्चात उस पर रुकना। जब हम गायन कर रहे हैं स्वरों का तार सा पर पहुंच रहे हैं तब वहां रुका जाता है। फिर मध्य व द्रुत लय के अनेक स्वर संचारों से षडज को प्रकाशित करना। इसके पश्चात राग के नियमों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे प्रयोग को समेटते हुए पंचम स्वर तक जाना और पुनः धीरे धीरे मध्यम षडज तक वापस आ जाना। तो ये कलाएं उसमें की जाती हैं। एक बार संक्षिप्त रूप से तार सप्तक तक राग के प्रमुख स्वर संचार को आगे बढ़ाकर मध्यम षडज में वापस लौट आना संक्षिप्तिका कहलाता है। मतलब जब तार तक पहुंचते हैं, हम तार सा तक पहुंच रहे हैं, फिर धीरे धीरे जो है स्वर संचारों को लेकर फिर मध्यम षडज पर वापस आते हैं, तो क्या है, इस प्रक्रिया को संक्षिप्तिका कहा जाता है। जब किसी राग के विशिष्ट स्वर संचारों का गायन शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए पेश किया जाता है तो वह विशिष्टता रागम या राग आलापना कहलाता है। इसमें मुख्यतः शास्त्रीय संगीत के नियमों व सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है। मतलब जो शास्त्रीय संगीत के नियम है, सिद्धांत है, उनका पालन जरूर किया जाता है। फिर आती है जी रागम की विशेषताएं। जिस स्वर का राग भाव व रस को प्रदर्शित करने हेतु अधिक प्रयोग किया जाता है उसे अंश स्वर कहते हैं। जिसका मतलब ज्यादा यूज कर रहे हैं वो क्या है, अंश स्वर। इन स्वरों के द्वारा राग को आरंभ करने की विधि शास्त्रीय विधि या ढंग कहलाती है। षडज व पंचम स्वर परस्पर वादी संवादी हैं। षडज और पंचम एक दूसरे के वादी संवादी कहलाए जाते हैं। लगभग प्रत्येक राग में ये दोनों स्वर पाए जाते हैं। लगभग प्रत्येक राग में, अगर जहाँ प नहीं होगा वहां पर क्या होगा, म होगा। तो इसलिए कहते हैं ना, षडज पंचम संवाद, षडज मध्यम संवाद। तो इस पे डिपेंड करता है ये। अतः वर्तमान समय में प्राय गायक या वादक इन्हीं स्वरों से अपना गायन आरंभ करते हैं। राग आलापना में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए आलाप गायन में स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। इसमें कलाकार अपनी कल्पना व प्रतिभा के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राग आलापना में कोई भी स्वर ऐसा नहीं होना चाहिए जो राग के स्वरूप व उसके चलन के प्रतिकूल हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम आलाप करते हैं तो कोई भी ऐसा स्वर ना हो जो राग के अनुरूप ना हो। मतलब उसके अनुकूल स्वर जो उसमें लग रहे हैं उनको प्रदर्शित करना ही मेन बात है इसके अंदर। अतः कल्पना आधारित शास्त्रीय नियमों में बद्ध स्वर विस्तार द्वारा राग को बढ़ाना ही राग आलापना या रागम कहलाता है। उपसंहार के तौर पर कहा जा सकता है कि राग में लगने वाले स्वरों का विस्तार पूर्वक गायन अथवा वादन करना ही रागम कहलाता है। राग के स्वरों को गाते व बजाते समय उसके प्रारंभिक स्वरों पर न्यास किया जाता है। संगीत के विकास से रागम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रागम में विशिष्ट स्वर संचारों का गायन शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाता है।
मतलब जितने भी नियमों में बद्ध हैं, जितने भी राग को गाने के नियम हैं, उन सभी के अंदर बंधा हुआ गायन ही क्या कहलाएगा? रागम कहलाएगा। नेक्स्ट है जी तानम। राग का गायन करते समय उसको विस्तारित करने हेतु स्वरों को तान रूप में गाना, जिससे कि राग का विस्तार हो सके, तानम कहलाता है। मतलब जब राग का गायन किया जा रहा है, उसके स्वरों को विस्तार कर रहे हैं, स्वर विस्तार कर रहे हैं, तो जो स्वरों को हम तान के रूप में गा रहे हैं वो क्या है? तानम है। तानम का सीधा सीधा अर्थ तान से लिया जा सकता है। मतलब जो हम तान बोलते हैं वही क्या है? तानम। जब गायक राग को स्वरों में बांधकर वह स्वरों को तानों में पिरोकर राग के रूप को विस्तारित कर या उसका विस्तृत रूप प्रस्तुत करता है तो उसे तानम कहते हैं। अब यहाँ समझ गए होंगे आप इस बात को। जब भी कोई गायक है राग के जो स्वर लग रहे हैं उनको बांधकर उन स्वरों को तान में पिरोता है तो उसका जो विस्तार कर रहा है वो तान का, वही क्या है? तानम है। तानम गायन की विधि क्या है ये देख लेते हैं। राग को आरंभ कर सर्वप्रथम उसको आलाप द्वारा बढ़ाया जाता है। जैसे ही राग शुरू होती है तो उसके अंदर आलाप लिया जाता है ना, उसको बढ़ाया जाता है। आलाप द्वारा विस्तारित करने की यह विधि राग आलापना अथवा रागम कहलाती है। लेकिन तानम का कार्य इसके पश्चात शुरू होता है। मतलब जो तान का कार्य है वो राग शुरू करने के बाद शुरू है। तानम की शुरुआत विलंबित लय में होती है, परंतु बाद में धीरे धीरे इसकी लय विस्तारित करके द्रुत कर दी जाती है। इसका गायन कभी ताल व कभी बिना ताल के होता है। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या विलंबित तानें चलती हैं, उसके बाद में इसकी क्या गति तेज हो जाती है, द्रुत लय हो जाती है। तानों द्वारा जब राग को विस्तृत किया जाता है तो वह राग आकर्षण का केंद्र बनकर श्रोताओं के मन को आनंदित करता हुआ अधिक निखर उठता है। इसके परिणाम स्वरूप गायक, वादक तथा श्रोतागण तीनों ही भाव विभोर हो जाते हैं। अतः प्राय तानम का प्रयोग रागम के बाद ही किया जाता है। फिर आते हैं जी तानम हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले स्वर। देखिए राग के विभिन्न स्वर संचारों को ता, न एवं म आदि अक्षरों की सहायता से द्रुत काल में श्रृंखलाबद्ध करके गाना ही तानम कहलाता है। तानम का गायन अंश, ग्रह या षडज एवं मध्यम स्वर से आरंभ किया जाता है। अंश स्वर या ग्रह स्वर या षडज या मध्यम स्वर से इसको आरंभ किया जाता है। कुछ समय तक 3-4 स्वरों पर विभिन्न प्रकार के स्वर प्रस्तार करके गायक को लीनक स्वर पर ठहर जाना चाहिए। इसके पश्चात पुनः क्रमानुसार राग में स्वरों को संचारित करते हुए तार सप्तक राग का विस्तार विलंबित या द्रुत लय में करना चाहिए। मतलब तार सप्तक तक करते हैं इसका विस्तार। इस प्रकार धीरे धीरे अवरोही क्रम में नीचे आते हुए मध्यम या पंचम स्वर पर तान को समाप्त कर देना चाहिए। समझ गए आप क्या हुआ? जैसे ही तान शुरू की संचारित करते हुए तार सप्तक कर जाते हैं, तार सा तक चले जाते हैं, रे तक चले जाते हैं, मतलब तार सप्तक के स्वरों में जाते हैं। विलंबित या द्रुत लय में जब कर रहे हैं उसको तो धीरे धीरे अवरोह करते हुए जब नीचे आते हैं तो मध्यम या पंचम पर तान को समाप्त करना होता है। ये बात कही जा रही है। फिर आती है जी तानम की विशेषताएं। तानम की मुख्य विशेषता यह है कि राग का संपूर्ण स्वरूप तानम के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें मुख्य बात यह है कि तानम गाते समय विशिष्ट अंग के रूप में वायलिन वादकों को भी अवसर प्रदान किया जाता है। अतः राग में जिस प्रकार रागम करने की एक विशिष्ट विधि होती है, उसी प्रकार तानम को गाने व बजाने की भी एक निश्चित विधि होती है। इस प्रकार विशिष्ट विधि से युक्त स्वरों का वह भाग जिससे राग का स्वरूप विस्तृत हो, तानम कहलाता है। समझ गए? वो भाग स्वरों का जिससे राग का स्वरूप है जो विस्तृत होता है, बढ़ता है, उसे तानम कहा जाता है। उपसंहार के तौर पर कहा जा सकता है कि राग एवं तानम में अंतर संबंध है। राग में गति देना या धीमा करना तानम का कार्य होता है, क्योंकि जब तान बोलते हैं तो कई बार द्रुत लय कर दी जाती है, तो गति जो है उसकी बढ़ा दी और घटा दी जाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि तानम का प्रयोग गाने के बीच में होता है। वाद्यों में प्रयोग किए जाने वाले तानों को तोड़ा कहा जाता है। तानम का प्रयोग गायन एवं वादन दोनों में होता है। इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ये एक एक लाइन जो है क्वेश्चन बन जाती है। थोड़ा ध्यान से इसको बस धीरे धीरे शॉर्ट नोट बनाते रहिए, साथ ही साथ पढ़ते रहिए इसको। फिर आती है जी पल्लवी। 4-5 शब्दों वाले अर्थपूर्ण साहित्य से निर्मित पद
क्या है? 4-5 शब्दों वाले अर्थपूर्ण साहित्य से निर्मित पद को राग व लय के साथ विन्यास करके गाने की क्रिया पल्लवी कहलाती है। यानी कि जो अर्थपूर्ण साहित्य है उससे जो निर्मित पद हैं उनको राग और लय के साथ में गाना पल्लवी कहलाता है। पल्लवी का सीधा संबंध पद व लय से होता है। विद्वानों के अनुसार पद के प से और लय के लय से पल्लवी शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार पल्लवी का मुख्य विषय पद व लय का विन्यास ही है। समझ गए? पल्लवी के अंतर्गत लय का स्थान निर्धारित होता है, मतलब लय का जो स्थान है वो यहाँ निर्धारित है। लय की दृष्टि से एक अक्षर का काल एक कला विलंबित कहा जाता है। एक अक्षर काल को एक कला विलंबित, एक अक्षर काल से दुगना समय द्विकला विलंबित होता है। इसी प्रकार चतुष्कला, अष्टकला आदि कई प्रकार होते हैं। समझ गए? एक कला, द्विकला, चतुष्कला, अष्टकला, इस तरह इसमें कलाएं होती हैं। साधारणतः पल्लवी द्विकला चतुष्कला विलंबित में गाई जाती है। फिर आती है जी पल्लवी की विशेषताएं। पल्लवी कभी समग्रह तो कभी विषम ग्रह में होती है। इसमें साहित्य के साथ साथ कल्पना स्वर भी गाया जाता है। इसके पश्चात पल्लवी की ही ताल में मृदंग का तन्यावर्णम बजता है। इस गायन शैली में राग के चमत्कारी स्वर संचारों के साथ साथ ताल की जटिल गतिविधियों का भी सुंदर समन्वय रहता है, जो पल्लवी को और अधिक आकर्षक बनाता है। पल्लवी के साहित्य भाग को गाने के पश्चात प्रथम व द्वितीय काल में कल्पना स्वरों को कभी कभी 4 या 5 स्वरों में गाया जाता है। पल्लवी गायन के कुछ समय पश्चात मृदंग वादन हेतु भी समय प्रदत्त किया जाता है। जब पल्लवी का गायन हो जाता है तो उसके बाद क्या है, मृदंग का वादन भी किया जाता है। और इसके बाद अनुपल्लवी व चरणम का गान प्रारंभ किया जाता है। और इसके बाद होता है अनुपल्लवी और लास्ट में चरणम। तो इसके स्टेप याद रखिएगा आप। उपसंहार के तौर पर कहा जाता है, इस प्रकार कर्नाटकी संगीत पद्धति के अंतर्गत रागम तानम के पश्चात गाई जाने वाली पल्लवी अंग को अनुपल्लवी व चरणम से पूर्व गाया जाता है। अब क्या इसमें स्टेप पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बन जाता है, इनको अरेंज कीजिए। तो पहले रागम, फिर तानम, उसके बाद पल्लवी, उसके बाद अनुपल्लवी और लास्ट में चरणम। याद रखिएगा इस सीक्वेंस को। पल्लवी कितनी ही चमत्कारिकता से निर्मित हो, परंतु मधुरता के अभाव में कोई भी चमत्कारपूर्ण पल्लवी प्रशंसनीय नहीं हो सकती। अर्थात मधुरता इसका प्रमुख अंग है। जब तक इसमें मधुरता नहीं आएगी तब तक पल्लवी का गायन जो है प्रभावपूर्ण नहीं रहेगा। अतः इसमें विद्वतापूर्ण प्रदर्शन के साथ साथ मधुरता अथवा रंजकता की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब अपनी बुद्धि से तो इसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर मधुरता का होना बहुत जरूरी है। मेन बात है इसमें मधुरता। तो दोस्तों यहाँ ये हमारे टॉपिक होते हैं क्लियर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए मैं पूरी डिटेल में बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी हर चीज़ क्लियर हो। कुछ वीडियोस हम देखते हैं उसके अंदर क्या है कि इतनी डिटेल नहीं बताई होती, और कई बार हम डिटेल बताते हैं तो स्टूडेंट ये कह देते हैं कि सर इतना सारा बता दिया। तो आपको जो अच्छा लगता है इसमें से चुन लीजिए, उसको अपने जो है एग्ज़ाम के तौर पर आप देख लीजिए। मैं हर बच्चे के लिए एक एक क्लास बनाता हूं ताकि आप इसका उपयोग जो है अपनी जो लिखित परीक्षा में भी कर सकते हैं। कई बच्चे एमए के भी जुड़े हैं हमारे साथ, जिनके एग्ज़ाम हैं, उनके जो टॉपिक होते हैं उनमें ये लिखना पड़ता है उनको, इसलिए उनके अकॉर्डिंग भी मैं ये क्लास बना रहा हूँ ताकि सबके काम में आए। KVS, NVS म्यूजिक भर्ती कोई भी हो, उसके अंदर हर जगह ये टॉपिक काम में आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं आगे वीडियोस में आते रहेंगे। इसका जो आपको PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम भी है म्यूज़िक वाले गुरी सर, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।